जाता था, राइट। अब जो सेकंड थर्ड जन का हमारे पास कंप्यूटर आए वो 64 से 71 के बीच में आए। इन कंप्यूटर्स के अंदर हमने ये किया कि जो हमारे ट्रांजिस्टर्स थे उनकी वजह से फर्दर साइज इंक्रीज हो रहा था, एंड ट्रांजिस्टर्स चूंकि हम बहुत कम लगा रहे थे इसलिए वो मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते थे हमारे सेकंड जेन के कंप्यूटर। इसलिए हमने ऐसा एक आइडिया निकाला कि जितने भी हमारे ट्रांजिस्टर्स के हमने उनको एक सर्किट पे फिट करने की कोशिश की। जो भी ट्रांजिस्टर्स थे जो हमने सेकंड जेन के अंदर यूज किए हमने उनको इस जेन के अंदर हमने उसको एक सर्किट पे फिट करना शुरू कर दिया। जब हमने बहुत से ट्रांजिस्टर एक ही सर्किट पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को फिट किया तो हमने इसका नाम दिया कि ये इंटीग्रेटेड चिप्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, राइट। तो हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हमने यूज किया जिसने फर्दर हमारे कंप्यूटर के साइज को रिड्यूस किया। और इसके अंदर जो हमारी मेमोरी के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते थे, पहले हमने ड्राम का यूज किया, फिर मैग्नेटिक कोर का यूज किया। इस वक्त हमने फिर फर्दर मैग्नेटिक कोर की ही टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट किया और इसको फर्दर प्राइमरी स्टोरेज के लिए हमने यूज करना शुरू कर दिया। जो हमारी लैंग्वेज थी, पहले हमने फर्स्ट जेन के कंप्यूटर के अंदर हमने मशीन लैंग्वेज को यूज किया। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर हमने असेंबली लैंग्वेज को यूज किया, एंड थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स और इसके आगे आने वाले जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर हमने हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिया। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम वर्ड के अंदर टाइप्स कर सकते थे, हम सिंबल्स कंप्यूटर के अंदर इनपुट डाल सकते थे और वहां से वो डेटा प्रोसेस कर सकता था। वो कंप्यूटर खुद ही उनको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने की क्षमता रखता था। हमारे पास जो तब हमने लैंग्वेजेस डेवलप की दैट वेयर फॉर्टन, कोबल, एल्गोल, ये वाली लैंग्वेजेस थी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हमने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर यूज की। ये वाले कंप्यूटर्स जो थे पावर काफी कम लेते थे चूंकि साइज में काफी छोटे हो चुके थे, लेकिन ये काफी सोफिस्टिकेटेड थे, मतलब इतना बनाना कोई इजी नहीं था। तो बहुत ही जो है प्रोफेशनल कंपनीज या फिर इसको बनाने में काफी ज्यादा कॉस्ट आता था। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस जनरेशन के कंप्यूटर में थी, दैट इज के डेटाबेस की मैनेजमेंट। हम डेटा को इसके अंदर स्टोर कर सकते थे, उसको मैनेज कर सकते थे। हमारे पास इस जनरेशन में एक फेमस जो कंप्यूटर बना दैट वाज NCR 395। लेट्स मूव अहेड। इट्स फोर्थ जेन कंप्यूटर। प्रेजेंटली हम फोर्थ जेन के कंप्यूटर को ही यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कंप्यूटर जब डेवलप हुए तो 1971 से इनकी जर्नी शुरू होती है। इनकी जर्नी तब शुरू हुई जब इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया, इंटेल 4004 के नाम से। ये वाला जब प्रोसेसर बना 1971 से, तो इसने पूरे ही जो रिवोल्यूशन थी कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर वो ला दी। इसके बाद 1984 के अंदर मैकिन्टॉश, एप्पल ने भी एक प्रोसेसर मैकिन्टॉश के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इंटेल का बहुत काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसने सबसे पहले ये वाला माइक्रो प्रोसेसर हमें इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये वाले जो कंप्यूटर्स थे, हम इसके अंदर स्विचिंग डिवाइस जो होती थी वो हम माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज करते थे या लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। मतलब क्या, मतलब ये कि हम इस तरह से एक सर्किट बनाते थे, इस पे बहुत सी आईसीज को, बहुत से इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम सुपर इम्पोज कर रखते थे, ठीक है। और इनका नाम हमने माइक्रो प्रोसेसर रखा। तो जब ये वाले हमारे सामने आए तो इन्होंने पूरा चेंज कर दिया, पूरा कंप्यूटर की वर्ल्ड को ही चेंज कर दिया। तो हम अब जो मेमोरी के लिए हम सेमी कंडक्टर्स की मेमोरी यूज करते थे, राइट। पहले हम मैग्नेटिक ड्रम यूज करते थे, फिर मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज करते थे, लेकिन अब हमने सेमी कंडक्टर मेमोरी के लिए यूज किया, राइट। इसके अंदर लैंग्वेज जो हमारे पास थी, जिस तरह फॉर्टन थी, उसको फर्दर डेवलप किया ताकि यूजर्स उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। और इसके अलावा जो है पास्कल जैसी लैंग्वेज डेवलप हुई, ADA, कोबिल लैंग्वेज जो थी उसको भी फर्दर जो है यूजर फ्रेंडली हमने बनाया। कोबिल 74 उसके एडवांस वर्जन हमने लाई। ये वाले कंप्यूटर्स चूंकि माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे, तो आप खुद देख सकते हैं लैपटॉप बन गए, डेस्कटॉप बन गए, तो ये काफी कंफर्टेबल बन गए और मोर रिलायबल भी बन गए, राइट। इसके बाद जो फिफ्थ जेन के कंप्यूटर हैं जिनकी प्रेजेंट रेस लगी हुई है 1989 से, ये वाले वो कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। मतलब आदमी ये चाहता है कि वो कंप्यूटर्स के अंदर
ह्यूमन जैसी थिंकिंग एबिलिटी को डालेगा, चाहे जिस तरह आदमी सोचते हैं इस तरह कंप्यूटर भी सोचेगा। हमारे जो बिजनेस डिसीजंस हैं वो अब कंप्यूटर से लेंगे, जो कोई भी काम हो जो होगा, गाड़ियां जो हैं वो कंप्यूटर चलाएंगे, सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, वेदर फोरकास्टिंग जो है वो खुद ही कंप्यूटर सोचेगा, समझेगा, वो खुद ही करेगा। दैट मीन्स कंप्यूटर के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहे हैं। और जिस तरह रोबोटिक्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो हम चिप्स का यूज कर रहे हैं वो सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज कर रहे हैं। पहले जो हमने 4th जेन के अंदर यूज कर रहे थे वो लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज कर रहे थे, ठीक है। इट्स बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन इसके अंदर हम सुपर एक एडिशनल वर्ड हमने इसका प्रीफिक्स में ऐड कर दिया है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक दिस कि 5th जेन के जो कंप्यूटर हैं इसके अंदर हमने सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के कंप्यूटर्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली कंप्यूटर्स 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट आर एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स बेसिकली ये ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं जो एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करती है। लाइक जिस तरह टेम्परेचर को चेक करने के लिए, प्रेशर को चेक करने के लिए, करंट को चेक करने के लिए एमीटर का यूज करते हैं, तो दीज आर बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर्स। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, इट्स ए बिट कंफ्यूजिंग। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास इस तरह से एक रॉड होता है ग्लास का, राइट। इसके अंदर कुछ ब्राउन जैसा होता है। अगर उसको किसी का टेम्परेचर चेक करना हो तो वो इस थर्मोमीटर को क्या करता है, आपके मुंह के अंदर रखता है, एंड फाइनली जब ये थोड़ा थोड़ा राइज करना शुरू कर जाता है, किसी पॉइंट पे ये जाकर स्टॉप कर जाता है। ऊपर ग्लास के ऊपर कुछ लिखा होता है नंबर्स में, फिर डॉक्टर इसको रीड करता है एंड बताता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना है, राइट। तो चूंकि ये एक ऐसी डिवाइस है, ये ग्लास एक ऐसी डिवाइस है जिससे हमने कंप्यूट किया, क्या कंप्यूट किया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंप्यूट किया, तो टेक्निकली हम इसको कंप्यूटर कहते हैं। दैट मीन्स जिसने डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को कंप्यूट किया, तो इसका मतलब ये एनालॉग कंप्यूटर है। जिस तरह एबेकस पहले क्या था, इस तरह सा, उसके ऊपर कुछ लगे हुई थी वायर्स, उसमें परोए हुए थे कुछ इस तरह दाने से, ठीक है। जब हम उसको मूव करते थे तो उससे हम पता लगाते थे कि 4 और 5 कितना होता है, 5 और 9 कितना होता है, राइट। तो कहीं पे कुछ डिजिट्स हमें शो नहीं करते थे, स्क्रीन नहीं आती थी। तो सिमिलर केसेस हियर। तो इसलिए ये जो कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर, जहाँ पे थर्मोमीटर के अंदर आप देखें तो मरकरी के एक्सपेंशन से हम कंपेयर कर रहे हैं बॉडी के टेम्परेचर को, फिर इससे कैलकुलेट करके शो कर बता रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो इन कंप्यूटर्स को, इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को यूज करती है किस चीज को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, इनको हम एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। इसके बाद जो पास्कल ने फर्स्ट टाइम डेवलप किया था 1642 के अंदर, डिजिटल कंप्यूटर, ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो बाइनरी सिस्टम को यूज करते हैं, राइट। कोई भी डेटा अगर हम इनके अंदर पुट करेंगे, कोई भी विजुअल पुट करेंगे, कोई भी म्यूजिक, सॉन्ग, कुछ भी चीज, तो ये कंप्यूटर्स क्या करते हैं, उनको पहले 0 एंड 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन फर्दर इस 0 एंड 1 जैसी एनालॉगी पे काम करके डेटा को प्रोसेस करते हैं। लेटर जब हम डिजिटल कंप्यूटर्स को स्टडी करेंगे या फिर इनको, इसकी एनालॉग कंप्यूटर की एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, तब हमें फर्दर ये मोर अंडरस्टैंड होगा कि जब हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम पे ये काम करते हैं या इसकी एनालॉगी पे ये काम करते हैं तो इसका क्या मकसद होता है। फिलहाल एग्जामिनेशन पर्पज के लिए इतना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो बाइनरी सिस्टम का यूज करते हैं, दैट मीन्स 2 ही डिजिट्स का यूज करते हैं अपने डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर हम मोस्ट एक्यूरेटली या परफेक्टली बोलें तो 0 एंड 1 की एनालॉगी को डिजिटल कंप्यूटर्स यूज करते हैं डेटा पे काम करने के लिए, डेटा पे ऑपरेट करने के लिए, राइट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं मोस्टली, आई एम सेइंग मोस्टली, ये जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं काम करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास कंप्यूटर्स आते हैं, ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स हम जब, कुछ कंप्यूटर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें हम, कुछ डिवाइसेस हमारे पास ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम एनालॉग कंप्यूटर की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स की एबिलिटीज को, दोनों की, इन दोनों की, डिजिटल की कैपेबिलिटीज को और एनालॉग की कैपेबिलिटीज को, इन दोनों की कैपेबिलिटीज को हम कुछ कंप्यूटर्स के अंदर लगाते हैं और उनको डेवलप करते हैं। जिस तरह एक रोबोट है, जिस तरह एक हम रोबोट बनाते हैं, इसके अंदर जो कंट्रोल करता है वो डिजिटल
तरीके से हम एक रोबोट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो मैकेनिकल फंक्शन करता है, जिस तरह ये चलता है बैठता है कंप्यूटर ये रोबोट, तो ये इसका एक एनालॉग फंक्शन बन जाता है। तो हम रोबोट को एक हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं। दैट मीन्स हाइब्रिड कंप्यूटर्स दोज कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल कैपेबिलिटीज दोनों को यूज करके बनाए जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंस टर्म्स रहती हैं जो आपको जाननी जरूरी है। ऑप्टिकल और फोटोनिक कंप्यूटर्स। ऑप्टिकल और फोटोनिक कंप्यूटर्स आजकल जो हैं बहुत सी कंपनीज इनको डेवलप कर रही हैं। ऑप्टिकल और फोटोनिक कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो डेटा के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए लाइट का यूज करते हैं सर्किट्स की जगह पे, राइट, या वैक्यूम्स की जगह पे, या इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर लाइट का यूज करते हैं, फोटॉन्स का यूज करते हैं डिजिट्स की जगह पे डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो इनको कहते हैं फोटोनिक कंप्यूटर्स या ऑप्टिकल कंप्यूटर्स। एक ही वर्ड में इसको याद रखना है, ऑप्टिकल कंप्यूटर्स एंड और फोटोनिक कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो लाइट या इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं डेटा पे काम करने के लिए। Another important things which always remain in use, that is quantum computers. क्वांटम कंप्यूटर्स वो वाले कंप्यूटर्स होते हैं जो क्यूबिट्स पे काम कर रहे होते हैं, राइट। आपको ये इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर्स बेसिकली ये जो बनाए गए हैं ये क्वांटम स्टेट पे, किसी आटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, उनका स्पिन होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंड उस कॉन्सेप्ट पे इनको डेवलप किया गया है एटम के कॉन्सेप्ट पे। लेकिन ये हमारे लिए समझना जरूरी नहीं है, लेकिन यही समझना जरूरी है कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं ये क्यूबिट्स का यूज करते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो क्वांटम कंप्यूटर्स की एक रेस पूरे वर्ल्ड पे लगी हुई है, लेकिन गूगल ने कुछ टाइम पहले ऐसा क्लेम किया था कि उसने वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बनाया है जो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और उसका नाम उसने साइकोमोर दिया था। चूंकि अभी ये इसका कोई हमारे पास सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है कि उन्होंने ऐसा बनाया है या नहीं बनाया है, एंड फर्दर चाइना की बहुत सी कंपनीज क्लेम करती रहती है, यूएसए की एंड डेवलप्ड कंट्रीज की कंपनी क्लेम करती रहती हैं कि उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए हैं, काफ़ी पावरफुल बनाए हैं। तो बनाए हैं बहुत से कंपनीज ने अब डेवलप कर लिए हैं इसके प्रोसेसर एंड क्वांटम कंप्यूटर्स पे, लेकिन सबसे पावरफुल किसके पास है ये अभी अनक्लियर है, वी विल सी इन फ्यूचर। तो इसके अलावा ये जो है ये करंट अफेयर्स चूंकि इंडिया के रिलेटेड है, मनु प्रकाश एक इंडियन अमेरिकन जो पहले इंडिया का था, फिर वो इंडिया छोड़ के अमेरिका चला गया, पता नहीं क्यों चला गया, तो ठीक है। अब ये जो मनु प्रकाश था इसके साथ एक टीम काम कर रही थी स्टेफन यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर मनु प्रकाश और इसके एसोसिएट्स ने एक कंप्यूटर बनाया जो डेटा को कैलकुलेट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की एनालॉगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की मदद से डेटा को कैलकुलेट करता है, राइट। मतलब जो इन्होंने कंप्यूटर बनाया वो कंप्यूटर वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पे डेटा को कैलकुलेट करता है। See, that's it for now. Thank you. Have a nice time ahead.